नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारी प्रैक्टिस कराने का तरीका कैसा होता है। हम केवल प्रश्न हल नहीं कराते हैं, बल्कि बहुत आसान और सरल भाषा में ऐसी छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से आपको प्रश्न समझाते हैं, ताकि उत्तर आपको लंबे समय तक याद रहे। हमारी कोशिश यही रहती है कि कठिन से कठिन जो भी टॉपिक आते हैं उन्हें आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ लें, ताकि आप जीवन भर उन्हें नहीं भूलें। तो आइए सबसे पहले इस डेमो को देखते हैं और उसके बाद हम आगे की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो चलिए, डेमो में ये वाला कथन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और कथन आपको याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई भी बच्चा हो, सभी को कथन याद रखने में प्रॉब्लम होती है। चलिए, जैसे ये कथन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है और ये कथन है वुडवर्थ साहब का। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? मैंने उम्मीद है कि आपने ये कथन पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज के बाद आप इस कथन को नहीं भूलोगे, ये हमारी गारंटी है। बर्थ, बर्थ का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्म। अगर किसी व्यक्ति के घर में किसी बच्चे का जन्म हो रहा हो तो उसके घर में इमोशन ना हो और उसके घर में उत्तेजना ना हो, ऐसा कोई भी घर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के घर में अगर बच्चे का जन्म हो रहा हो तो उसके घर के अंदर संवेग यानी उस इमोशन होते हैं और पूरे घर के अंदर उत्तेजना होती है बच्चे के आने की। अब आप बता दीजिए कि आप इसको भूल सकते हैं? वुडवर्थ का जन्म हो रहा है, संवेग और उत्तेजना व्यक्ति के अंदर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब इस कथन को आप देख लीजिए, क्या आप इस कथन को कभी ज़िंदगी में भूलोगे? अगर आपको हमारी यह ट्रिक पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कराते हैं। इसके लिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, देर ना करते हुए अब सीधा प्रैक्टिस करते हैं। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ? फ्रीमैन ने कहा था, न्यूमैन ने कहा था, वाटसन ने कहा था या हॉलजिंगर ने कहा था? ये कहा था आपके वाटसन साहब ने। वाटसन साहब का कथन है, मैं किसी भी बच्चे को डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। अब आप इस कथन को कैसे याद रख सकते हैं? चलिए, इस कथन को भी याद रखने की हम ट्रिक बता देते हैं। डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ, किसको बना सकते हैं? नवजात शिशु को, यानी छोटे बच्चे को। और छोटे बच्चे में आते हैं आपके सन, यानी छोटे बच्चे को, पुत्र को क्या कहते हैं? सन कहते हैं। बस आप इसी चीज़ से इसको याद रखेंगे कि अगर कोई भी आपके सन को चोर और कुछ भी बना सकता है तो आपके बच्चे की तो बाट लगा देगा। तो सन की बाट कौन लगाएगा? अगर किसी ने आपके सन को चोर बना दिया तो सन की बाट लगना बहुत ही आसान है। बस आप इसको मिला करके याद रख लेना। प्रश्न नंबर, ये वाटसन साहब का मूल कथन है, इसको आप पढ़ लीजिए। इन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि इंसान व्यवहार को पूरी तरह से बाहरी वातावरण और कंडीशन के माध्यम से ही नियंत्रित और बदला जा सकता है। इंसान का जो व्यवहार है उसे कंडीशनिंग और आपके वातावरण के माध्यम से पूर्ण रूप से बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? तो प्राचीन युग में आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान का अध्ययन था, लेकिन अब वर्तमान में व्यवहार एवं मन का अध्ययन है आधुनिक मनोविज्ञान का। यानी आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार और मन का अध्ययन किया जाता है, प्राचीन में किया जाता था आत्मा का अध्ययन। प्रश्न नंबर 3 है, रुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? योग्यता से, अवधान से और उपयुक्त दोनों को? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अवधान से संबंध है आपका रुचि का, यानी अगर बच्चे की रुचि नहीं है तो शिक्षण में अवधान उत्पन्न होगा। प्रश्न नंबर 4 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। खेल विधि थी आपके कोडबेल साहब ने। अब आप बता दीजिए, इसको आप याद रखने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। कोई भी खेल हो उसके अंदर बेल जरूर बजती है, सीटी बजती है या घंटी बजती है,
तो खेल के अंदर सीटी या बेल बजना लाजमी है। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमज़ोर उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर होते हैं। बच्चों को कमज़ोर और उत्कृष्ट में चिन्हित करना सबसे नकारात्मक माना जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, ये भी नकारात्मक है। शिक्षार्थियों की असफलता का कोई भी चीज़ सूचक नहीं होती है। शिक्षक असफल हो सकता है, विद्यार्थी कभी भी असफल नहीं होता है किसी भी चीज़ में, बस आप ये बात जान लीजिए। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ये सबसे सरल और सबसे सकारात्मक जवाब है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बच्चे की गलतियाँ और त्रुटियाँ शिक्षण विधि का ही एक भाग होती हैं, यानी अंग होती हैं। जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो यह संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर है, यानी संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था के अंतर्गत। 4 अवस्थाएं दी थीं, चारों को हम अलग अलग माध्यम से पढ़ेंगे। अभी केवल दूसरे के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो दूसरे के बारे में पढ़ेंगे। 2 से 7 वर्ष के बीच होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा है वो प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को समझता है और इसकी सोच आत्म केंद्रित होती है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी के और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, हम केवल उन्हीं चीज़ों को आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बताएंगे जो महत्वपूर्ण हैं। बाकी की फालतू की चीज़ें ऐड करने की हमारी आदत नहीं है कि फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में डालें। बस आपको केवल वही चीज़ याद रखनी है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चीज़ें तो बहुत होती हैं इसके अंदर, लेकिन आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है। इससे ही आपके 90% प्रश्न हल हो जाएंगे। आपको याद रखना है, बच्चा प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है और उसकी सोच आत्म केंद्रित होती है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यह निश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। बच्चों के माता पिता के व्यवसाय को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले। ये बिल्कुल सकारात्मक ऑप्शन है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर, समावेशी शिक्षा के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं पहले उन्हें समझ लीजिए। समावेशी शिक्षा में आपको 2 चीज़ याद रखनी है। एक, इसके अंदर सामान्य बच्चे होते हैं और विशेष। दोनों प्रकार के बच्चे एक ही स्थान पर नियमित विद्यालय में शिक्षा लेते हैं और इनमें सभी की समान भावना होती है। आपको एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, बच्चा नहीं बदलेगा, पूरा सिस्टम बदल जाएगा बच्चे की ज़रूरत के अनुसार। आपको केवल यही चीज़ याद रखनी है। समावेशी शिक्षा के सभी प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। इससे आपको कम पॉइंट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी चीज़ें, जितनी कम पॉइंट में हमने आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से शामिल किया है। प्रश्न नंबर 10 है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ये अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अनगिनत बार पढ़ भी चुके होंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ होता है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसके अंदर सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, अधिक महत्वाकांक्षा होती है, ये बिल्कुल सही है। बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, विस्तृत शब्दकोश होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बुद्धि लब्धि के जो टर्मन के अनुसार वर्गीकरण है उसे भी देख लीजिए। वैसे 110 से 119 के मध्य बच्चे को श्रेष्ठ बुद्धि का माना जाता है और प्रतिभाशाली का माना जाता है 140 से अधिक का। लेकिन अगर एग्ज़ाम में कहीं भी अलग अलग वर्गीकरण नहीं पूछा गया है तब इन सभी बच्चों को आप प्रतिभाशाली मानेंगे।
सभी बच्चे प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं और अलग अलग कैटेगरी में पूछा जाता है, तब आप इन्हें अलग अलग कैटेगरी में आंसर देंगे। तब 110 से 119 के मध्य के बच्चे को श्रेष्ठ बुद्धि का बच्चा कहेंगे, प्रतिभाशाली 140 से अधिक के बच्चे को। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? बच्चे को कभी भी आपको डांटना नहीं है, ये आप हमेशा गलत चीज़ करेंगे अगर बच्चे को डांटते हैं। प्रधानाध्यापक से शिकायत करना और माता पिता से शिकायत करना, ये हर परिस्थिति में गलत होगा। आप किसी से शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे की कोई भी समस्या हो उससे बातचीत करके उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो मूल प्रवृत्तियों से संवेग की उत्पत्ति होती है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही, गेट्स को आप भूल जाइए, व्यवहार एवं अनुभव में परिवर्तन, ये हमेशा सीखना कहलाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप की प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, किसका कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना होता है? तो ये होता है आपके वातावरण का, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होना मतलब हो जाता है वंशानुक्रम, और वंशानुक्रम और वातावरण बच्चे के सीखने के दो बहुत बहुमूल्य आयाम हैं। प्रश्न नंबर 18 है, पूरे आवृत्ति विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, ये बिल्कुल सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हमेशा सफल होंगे। वे कार्य में आनंद अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। लेकिन बच्चे हमेशा सफल होंगे ये ज़रूरी नहीं है, तो भी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास प्राणी एवं उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का नहीं, बल्कि माता पिता की विशेषताओं का शोधन होती है। तो बी सी गलत दे रखा है और गलत ही पूछा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, सहचर्य के नियम हैं, तो सहचर्य का नियम समीपता के नियम को कहते हैं। यह दिया था आपके अरस्तु साहब ने। अरस्तु के विचार सहचर्य के नियम दिए थे। इन्होंने 3 नियम दिए थे, समानता का नियम, विषमता का नियम और समीपता का नियम। तीनों को समझ लीजिए। समानता के नियम में होता है जब हम एक ऐसी चीज़ों को देख करके उसके बीच सहचर्य या संबंध बनाते हैं। जैसे एक जुड़वा बच्चे को आप देखते हैं तो एक को देख करके आपको दूसरी की याद आती है। जब हम एक जैसी चीज़ें देखते हैं तब एक से जोड़ लेते हैं दूसरी चीज़ को, बिल्कुल समान चीज़ को। जैसे जुड़वा बच्चों को देखा तो आपने दूसरे बच्चे की आपको ऑटोमेटिक याद आएगी। इसे हम समानता का नियम कहते हैं। हमने बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर इन चीज़ों को व्यक्त किया है। विषमता का नियम होता है जब हम दो एक दूसरे के विपरीत चीज़ों को देखते हैं। इनके शब्द से ही आपको इनका पता चल रहा होगा। समानता में समान चीज़ें, विषमता में विषम चीज़ें। जैसे बहुत अमीर आदमी को देख करके आपको बेहद गरीब आदमी की याद जरूर आ जाएगी। और समीपता का नियम होता है जो दो घटनाएं और वस्तुएं समय व स्थान में एक दूसरे के आसपास होती हैं तो हमारा दिमाग उन्हें जोड़ लेता है। जैसे बचपन के घर को देख करके आपके बचपन के दोस्तों की याद आना। जैसे ही आप बचपन में जाते हैं, बचपन के आप गांव में जाते हैं तो आपको बचपन के खेल याद आ जाते हैं। इसे कहते हैं समीपता का नियम। यानी जहाँ पर आप जाते हैं शब्दों से ही आप इनको याद रख सकते हैं। समानता में समान चीज़ों को देखना, विषमता में विषम चीज़ों को देखना, समीपता में स्थान और समीप चीज़ों को देखना। और यहाँ पूछा गया था सहचर्य का नियम, तो इसे ही हम सहचर्य का नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में होती है? तो ये होती है
आगमन पद्धति में इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगमन पद्धति में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं। आगमन लिखने से पहले आप आ लिखते हैं और आ बनाने से पहले आप ऊ बनाते हैं आ बनाने के लिए। तो आ से आगमन और आ लिखने से पहले ऊ बनाया, तो ऊ से याद रख लीजिए उदाहरण, यानी आगमन में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं। वहीं निगमनात्मक पद्धति में सबसे पहले नियम दिए जाते हैं। निगमन लिखने के लिए पहले ना लिखेंगे और नियम लिखने के लिए भी आप पहले ना लिखेंगे। तो अब आप देख लीजिए, दोनों को मिला करके याद रख सकते हैं। इससे आसान चीज़ें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता होती है सामूहिकता की भावना। ये देख लीजिए, इसे हम टोली की आयु यानी गैंग एज भी कहते हैं। इसमें स्कूली आयु भी कहा जाता है। इसकी विशेषता होती है इस अवस्था में बच्चा माँ बाप के साय से निकल करके अपने मित्रों एवं साथियों के साथ अधिक समय बिताने लगता है, यानी सामूहिक की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये होती है आपकी बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 24 है, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध होते हैं, व्यवसाय की समस्या होती है, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या होती है, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये सारी जो विशेषताएं हैं वो किशोर अवस्था की होती हैं। प्रश्न नंबर 25 है, ये चीज़ें किशोर अवस्था के बारे में दे रखी हैं, इन्हें आप पढ़ लेना। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे की श्रेणी होगी। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कौन सी होगी? 140 से अधिक की, तो ये होगी प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि। चलिए, 110 से ऊपर के हम पहले पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं कम बुद्धि लब्धि वाले के। 90 से 110 के मध्य भी बहुत पूछी जाती है। ये सामान्य बुद्धि होती है। अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य यानी 109 के मध्य है तो बच्चा सामान्य बुद्धि लब्धि का होगा। वहीं एक प्रश्न और पूछा जाता है, अगर 70 से कम होती है तो बच्चा मानसिक रूप से मंद होता है। प्रश्न नंबर 26 है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? हमने आपको 2 कथन पढ़ाए थे शुरू में। पहला था संवेग वाला। संवेग कब उत्पन्न होते हैं? जब किसी बच्चे का संवेग कब उत्पन्न होते हैं? जब किसी बच्चे का जन्म होता है यानी बर्थ होता है, तो बुड बर्थ वाला संवेग हो गया। और सन की बाट किसने लगाई थी चोर बना करके? तो बाट सन ने सन की बाट लगाई थी। 2 कथन हो गए। अब तीसरा कथन भी आप पढ़ लेते हैं। सृजनशीलता मौलिकता परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्रो क्या होता है? क्रो को हम बोलते हैं कौआ, और कौआ मूल रूप से ही चालाक होता है। बस आप दोनों को मिला करके याद रख लीजिए। ये थोड़ा ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, फिर भी कुछ तो आपको याद रखना होगा। अगर किसी प्रश्न की आपके पास कोई ट्रिक है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आपके नाम से हम अगली वीडियो में उसे शामिल करेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपना प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। और इसके 2 अन्य नाम भी हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे, यानी एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। और संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बद्ध सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, ये इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो चीज़ आपको याद रखनी है वो हमने इसमें बता दी है। आपको डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक किसी एग्जाम में डेट नहीं पूछी गई है। 1998 में। अगला है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए। दंडित नहीं करना चाहिए, यानी सी इसका सही जवाब है। दंड देना नकारात्मक होता है और प्रश्न भी नकारात्मक पूछा गया है, तो सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 29 है, बालक एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूसो साहब का कथन है। वैसे इसको याद रखने की हमारे पास कोई खास ट्रिक नहीं है। आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। बस हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं कि बालक को पुस्तकों ने आज के समय में चूस लिया है। चूस से रूस याद रख लीजिए। प्रश्न नंबर 30 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान
हमेशा बालक का होता है। अगला प्रश्न है, गतिक कौशलों में अधिगम्य निर्योग्यता कहलाती है। तो अधिगम्य निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। इसको हम आगे समझा देंगे, इसकी टेंशन ना लीजिए। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आसान भाषा में समझा देंगे। आगे इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है। जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। यह एक चर अवस्था है। चर का मतलब होता है जिसमें आगे चल के बदलाव भी हो सकता है, निश्चित नहीं होती है बल्कि इनमें बदलाव हो सकता है। तो अधिगम निर्योग्यता में बदलाव हो सकता है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल रचना अधिक उपयुक्त होगी? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन देना, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूनिंग के माध्यम से। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूनिंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अधिगम की योग्यता का लक्षण है, भागने की प्रवृत्ति अधिगम की योग्यता का लक्षण नहीं है। अशांत भी नहीं है। अवधान एकाग्र संबंधी बाधा एवं विकार, ये बिल्कुल सही है। शिक्षा में बीच बीच में अवधान भी आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। पहला ही बिल्कुल सही है। ये इसका सही जवाब है। मानसिक प्रभाव से उत्तम रूप से सामान्य लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है। किसके समान अर्थ में किया है? तो अभिसारी चिंतन पद का गिलफोर्ड ने किया था सृजनात्मकता के प्रयोग में। गिलफोर्ड ने कहा था अभिसारी चिंतन पद सृजनात्मकता से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 37 है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा तंत्र जैसे युंग होगा? युंग के रक्षा तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? किस में सबसे संतोषजनक होगी? तो सबसे संतोषजनक होगी आपके अति कल्पना के अंदर। प्रश्न नंबर 38 है, सृजनशीलता के पोषक के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के लिए अध्यापक को ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार बेस की सहायता लेनी चाहिए। एक चीज़ और याद रख लीजिए, अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शनों में से कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको थोड़े अलग दिखाई दें तो उस ऑप्शन के सही होने के चांस 90% होते हैं। ये बात आप जान लीजिए। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये थोड़ा अलग टाइप का ऑप्शन है। बाकी के विचार बेस, व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य सामग्री, ये सभी एक जैसे शब्द हैं, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग अलग जैसा शब्द है। जब भी अलग जैसे शब्द शामिल होते हैं तो सही होने के चांस 90% होते हैं उस ऑप्शन के। प्रश्न नंबर 39 है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ऐसा आप कभी नहीं कर पाएंगे। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ये कथन बिल्कुल सबसे सकारात्मक है। प्रश्न नंबर 40 है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। विषय वस्तु आधारित प्रश्न नहीं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मकता से संबंधित है आपके मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी अपसारी चिंतन के अंतर्गत। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का आधार होती है और इसमें जो प्रश्न होते हैं मुक्त अंतर वाले प्रश्न होते हैं, यानी ओपन एंडेड प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों में शामिल होते हैं ऐसे प्रश्न जिनके आप कुछ भी उत्तर दे सकते हैं। जैसे, यदि आपके शहर में पानी की कमी हो जाए तो आप क्या करेंगे? या अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप क्या करेंगे? इनके बहुत सारे अलग अलग उत्तर हो सकते हैं और अभिसारी चिंतन वाले होते हैं एक निश्चित निष्कर्ष पर। ये बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। जैसे भारत की राजधानी क्या है? तो एक ही इसका जवाब होगा, नई दिल्ली। दूसरा जवाब नहीं हो सकता है। इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। यदि आपके शहर में पानी की कमी हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पानी खरीद कर ला सकते हैं, वर्षा का संचयन कर सकते हैं, यानी जवाब अलग अलग दे सकते हैं बच्चे और सभी जवाब मान्य होते हैं। इसे हम अपसारी चिंतन यानी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सृजनात्मकता इसका आधार होती है।
प्रश्न नंबर 41 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तनाव को नियंत्रित तो उन्हें पहले से आती है। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हें अगर आप सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो वो बोर फील करते हैं, उन्हें विशेष शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना हमेशा नकारात्मक होगा। परीक्षा और अंक शब्द ये देख लीजिए, हमने आपको बताया था अगर किसी ऑप्शन में बाकी के ऑप्शनों की अपेक्षा कुछ अलग शब्द आते हैं तो उसके सही होने के चांस सबसे अधिक होते हैं। पार्षद शब्द बाकी के ऑप्शनों से अलग है, तो पार्षद चिंतन एवं समस्या समाधान में अच्छे होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एवं एक माह पूर्व प्रथम आवश्यकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन बिल्कुल सही है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंततः संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, ये कहलाता है आपका किसमें? नियमित विद्यालय में। समेकित का मतलब हो गया आपका समावेशी शिक्षा, और किसमें आपको शिक्षा देनी है? नियमित विद्यालय में। ये हमने आपको शुरू में ही बताया था कि बच्चा किसी भी प्रकार का हो, चाहे विशेष बच्चा हो या साधारण बच्चा हो, निःशक्त बच्चा होता है आपका विशेष बच्चा, और इनको किसके साथ शिक्षा देनी है? नियमित विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व नहीं है? मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, लेकिन अनुशासन नहीं है। अनुशासन शब्द नकारात्मक में प्रयोग होता है और प्रश्न भी नकारात्मक पूछा गया है। प्रश्न नंबर 46 है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। ये मंदता कहलाती है आपकी जैविक मंदता। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट या ऑटिज्म? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का संबंध होता है पढ़ने संबंधी विकार से। जब आप LUX को लिखते हैं तो ये हो गया आपका ला, ये हो गया आपका U और ये हो गया आपका एक्स, तो ये हो गया लुक्स। इसको आप लिख करके देख लेना अपने मोबाइल में, LUX टाइप करना हिंदी से इंग्लिश में, ये लिखा आएगा लुक्स। और जिन बच्चों को अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है वो इसे लुक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन ये होता क्या है? लक्स होता है। लक्स साबुन, लक्स साबुन पर लक्स लिखा रहता है LUX, लेकिन हम इसको अगर पढ़ते हैं तो लक्स पढ़ते हैं, लेकिन देखने में कैसा पड़ता है? LUX यानी लुक्स जैसा। तो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है लक्स को। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लक्स से याद रख लीजिए लेक्सिया, बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं। और लक्स को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो डिसलेक्सिया का संबंध किसके साथ होगा? पढ़ने संबंधी विकार के साथ। प्रश्न नंबर 48 है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो श्रवण बाधित मतलब होता है जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप किससे पढ़ाएंगे? सांकेतिक भाषा से। जो बच्चे सुन नहीं सकते उन्हें आप सांकेतिक भाषा से पढ़ाएंगे। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा, एक अलग से विंडो आती है जिसमें एक एंकर इशारे करती है, वही सांकेतिक भाषा होती है। प्रश्न नंबर 49 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनशीलता बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। दूसरों के साथ लड़ना ये प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत नहीं होता है। प्रश्न नंबर 50 है, समावेशी शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो इसकी सफलता निर्भर करेगी ऑप्शन डी। हमने कहा था कि सब कुछ बदलना है किसके अनुसार? बच्चे के अनुसार। शिक्षक की अभिवृत्तिगत का परिवर्तन, यानी हर चीज़ में उसे परिवर्तन करना होगा बच्चे के अनुसार। प्रश्न नंबर ये आप पहले पढ़ चुके हैं, 51 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अपसारी चिंतन किस पर आधारित होता है? सृजनात्मकता पर आधारित होता है। बाकी की चीज़ें आप पढ़ चुके हैं।
जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित सारथी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दृष्टिबाधित यानी विशेष बच्चे और किसके साथ शामिल कर रही है, अन्य सामान्य शिक्षार्थियों के साथ। तो क्या होगी, समावेशी शिक्षा होगी। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देख लीजिए छोटे से छोटे पॉइंट से ही आप कैसे आसानी से प्रश्न हल कर रहे हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि जब भी श्रव्य दृश्य सामग्री की बात होगी तो इसमें सबसे अधिक इंद्रियां काम करती हैं बच्चे की, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। इसमें अधिकतर इंद्रियों का उपयोग खानेसर व्रत, ये थोड़ी सी इसमें टाइपिंग प्रॉब्लम है, इसमें अधिकतर इंद्रियों का उपयोग होता है, ये आप जान लीजिए अच्छे से। प्रश्न नंबर 54 है, श्रवण हास से ग्रसित, श्रवण का मतलब होता है सुनने से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का, बिल्कुल सही है। दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में ये भी शामिल नहीं होते हैं, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में भी नहीं, खेल कूद में भी नहीं। जो बच्चे सुन नहीं सकते वो दूसरों के साथ संप्रेषण में प्रॉब्लम होती है, यानी अपनी बातचीत सुनने में। डिसलेक्सिया LUX, अब ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, किससे संबंधित होगा, पढ़ने संबंधी विकार से, ये हम आपको बता चुके हैं। अगला है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तभी विकसित कर पाएंगे जब बार बार परीक्षा लेना। हमने आपको बताया था परीक्षा शब्द जिस भी ऑप्शन में आता है क्या होता है, नकारात्मक होता है। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सामान्य से अलग शिक्षा दी जाती है, ये होगा इन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाता है। केवल एक ऐसी ही ये गतिविधि है कि प्रतिभाशाली बच्चों को अलग करना है, बाकी के अन्य किसी बच्चे को अलग करने की बात हमेशा किस में आएगी, नकारात्मक में आएगी। बस प्रतिभाशाली बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग शिक्षा दी जाती है। प्रश्न नंबर 57 है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा आवश्यक होती है, तो किसमें विशिष्ट शिक्षा आवश्यक होती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सुनिश्चित नहीं करता है, दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, यह है दृष्टिबाधित के अनुसरण में सूचित नहीं करता है, उदासी करता है, ठोकर लगने का भय करता है, दूरी मापने में असमर्थता होती है। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, ये तीनों चीज़ें से बच्चे समस्या का सामना करते हैं। बच्चे उदास भी रहते हैं जो बच्चे अंधे होते हैं यानी दृष्टिबाधित होते हैं, ठोकर लगने का भय होता है उनको, और दूरी मापने में असमर्थ होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 59 है, बौक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको, बा का मतलब होता है जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, यानी जो बच्चे कम बोलते हैं उनके बारे में कहा गया है। बाक बाधित का मतलब होता है जो बच्चे पूर्ण रूप से बोल नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं, तीव्र और आसानी से सीखने वाले बालक। अगला है, मंद अधिगमकर्ता, उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता में कम रह जाती है, कहे जाते हैं, ऐसे बच्चों को पिछड़े बालक कहते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, दृष्टिकोण से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, तो आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श से, जिसे हम 3D बोलते हैं। 3D से बच्चे छू करके, दृष्टिबाधित का मतलब होता है जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, तो वो चीज़ों को छू करके आकृतियों का ज्ञान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, कम गति से सीखने वाले बच्चों को मुख्य विशेषता होती है, तो इनकी मुख्य विशेषता ऑप्शन ए सही है। एक चीज़ और याद रखना, अगर कोई ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा है, ये देख लीजिए बाकी के ऑप्शन छोटे छोटे बच्चे हैं और ये ऑप्शन बहुत ही अधिक बड़ा है, तो इसके सही होने के चांस 99% होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है, दृष्टि दोष जन्मजात नहीं होता है, श्रवण बाधिता नहीं होती है, मूक बधिर ये आपका जन्मजात विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता हेतु किया जाता है, तो ये किया जाता है डेसिबल का मापन किया जाता है। अगला है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा
सांकेतिक भाषा आप किसे देते हैं? जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, यानी मूक बधिर, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं। अगला है प्रतिभाशाली बच्चे। तो प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं। ये आपके ऑप्शन बी सही है। निष्पादन करते हैं, किसका निष्पादन करते हैं? मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभाव अच्छा निष्पादन करते हैं। अस्वभावतः यानी उनका स्वभाव होता है कि वो हर क्षेत्र में अच्छा निष्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन संगठन का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होगा पहला ऑप्शन सबसे बड़ा ऑप्शन, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़ करके अगले उच्च स्तर यानी ग्रेड में प्रोन्नत करना। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इनकी सबसे अंतिम अवस्था हो सकती है शल्य चिकित्सक की। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतन से जुड़े होते हैं। ये हम आपको पहले बता भी चुके हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, ये होगा आपका मितव्ययिता। अगला प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो इसे हम प्रतीप अवरोध का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं सिवाय किसके अंतर्गत दर्शाते हैं, यानी कौन सा नहीं दर्शाता है? तो ये होगा आपका संबंध। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु, यह कथन है। तो यह कथन है आपके ड्राइवर साहब का। ड्राइवर को नियम के अनुसार ही सारे कार्य करने चाहिए और उसका केंद्र बिंदु सड़क पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीईआरटी का मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को बाहरी स्कूल से जोड़ना, ये मार्गदर्शन सिद्धांत है। पढ़ाई को तंत्र प्रणाली से मुक्त करना, ये भी है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये एनसीईआरटी 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 77 है, एनसीईआरटी 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो इसके अंदर आपको बहुभाषा देखने को मिलती है। इसमें आपको त्रिभाषा सिद्धांत देखने को मिलता है, यानी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, एनसीईआरटी 2005 कहता है। एनसीईआरटी 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षा शब्द नकारात्मक है, यानी ए इसका सही जवाब होगा। रटने को महत्व प्रदान ना करना, बिल्कुल सही है। पुस्तकों में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक दुनिया से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी है जो देख नहीं सकते हैं। इसमें दो चीज़ें काम कर रही हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन और सीडी के माध्यम से, यानी जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उन्हें सुनने वाली चीज़ों से सहायता दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को, तो न्यून दृष्टि वाले बालकों को, दोनों एक जैसे प्रश्न हैं, इसीलिए हमने इसे दोनों को एक जगह ही शामिल किया है, सीडी के माध्यम से। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं आपके आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो ये संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी विद्यालय से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होती है। अगला है, समावेशी शिक्षा पढ़ चुके हैं आप। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्धारण करना होगा, ये भी बिल्कुल सही है, यानी डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है।
पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? इसको किया गया है आपके महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, तो इसमें बातचीत की गई है सबसे बड़ा ऑप्शन ज्ञान स्थायी और दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो इसमें से सुझाया गया है उपरोक्त सभी सुझावों को खुली पुस्तक परीक्षा हो, सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन हो, सामूहिक कार्य मूल्यांकन हो, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। समावेशी शिक्षा के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो समावेशी शिक्षा में और सबसे बड़ा ऑप्शन जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। सभी बच्चों को शामिल करना समावेशी शिक्षा है। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से गुण नहीं पाए जाते हैं? उनके अंदर अच्छी अंतर्दृष्टि होती है, खोजपूर्ण प्रवृत्ति होती है, क्रियाशीलता होती है, लेकिन उनके अंदर सीमित रुचि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है कि उचित सरकार दाखिले देगी, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतः व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी, यानी अनिवार्य रूप से करेगी। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए RT 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। लिंग के अनुसार अधिक समजातीय होगा, यानी सभी बच्चों के लिए होगा। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों को मन करता है। निम्नलिखित प्रश्न इसमें कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? किसी एक के अतिरिक्त इसमें होगा, हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग कर सकते हैं? सामान्य से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें पूछा है किसके अतिरिक्त, तो समावेशी विद्यालय में सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों एक साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, CBSE के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमानों में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जरूरी नहीं है। वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतों प्रकृति सीखें किस प्रकार की जा सकती है। सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ये CBSE के द्वारा सबसे बढ़िया है प्रगतिशील शिक्षा के मामले में। अगला प्रश्न है, भाषा और अवबोधन से संबंधित है। जब भाषा की बात हो रही है तो किससे संबंधित होगा? भाषा गात से संबंधित होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकें? तो ये कर सकती है आपकी इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। उच्च अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। ये बिल्कुल सही है। बच्चे के अंदर उनकी सफलता के लिए उसके विश्वास को अभिव्यक्त करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? न्यून अवधान सक्रिय विकार, ये विकासात्मक का उदाहरण नहीं है। आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रअभिजात घात तनाव। अगला प्रश्न है, विद्यालय में समावेशी, तो समावेशी शिक्षा के अंदर आपको विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रश्नों के निर्माण पर संबंधित होती है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता है? तो समस्या समाधान निर्धारण की बात करता है, अंतर्दृष्टि की बात करता है और आपके मानसिक रूप की बात करता है, लेकिन मोर्चाबंदी की बात नहीं करता है। अब तक हमने 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली है। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आपने 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। अगर आप यही 100 प्रश्न अगर किसी अन्य चैनल पर देख रहे होते तो आपका कितना समय बर्बाद होता, आप लोग अच्छे से जानते हैं। कितनी सुपरफास्ट तरीके से कम समय में हमने 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे आगे के प्रश्न देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही आसान ट्रिक के माध्यम से और भी प्रश्न कराने वाले हैं। हम इस सीरीज़ में आपको 1000 प्रश्न कराएंगे। तो चलिए, इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।